15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसकी आज बात होगी स्ट्रेट टॉक में। लेकिन भारत के लिहाज से कई अहम सवाल, एजेंडा क्या है, क्यों अहम है ये मंच भारत के लिए, क्या चिंताएं हैं, क्या जो चैलेंजेस है ब्रिक्स समूह उन्हें पार पा पाएगा, भारत की हिचकिचाहट क्या है, ये सवाल उस संदर्भ में कि जब हम ब्रिक्स के विस्तार की बात करते हैं, क्योंकि उसका स्टैंड क्लियर है और वो कहता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए, कुछ मानदंड तो होने ही चाहिए। तो आज भारत के लिए क्यों अहम है ब्रिक्स का मंच, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम टू जस्ट हिंदी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फॉरेन इश्यूज के एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोने। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। चर्चा की शुरुआत मैं ब्रह्मदीप जी आपसे करूंगी कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसकी शुरुआत हो चुकी है, बड़े नेतागण जो है वो पहुंच चुके हैं, ग्लोबल लीडर्स पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रेजेंस अब वहां पर नजर आएगी और एड्रेस भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये कहें आज से 24 तारीख तक चलने वाले इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये इसकी चर्चाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं? काफी समय से इसकी चर्चाएं हो रही हैं, क्या बहुत कुछ खास है इस शिखर सम्मेलन में? सबसे पहले इस पर अपना टेक दीजिएगा। जी बिल्कुल जी, बहुत खास है शिखर सम्मेलन, क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जबकि यूक्रेन का विरोध करने वाले कौन देश हैं, रूस के साथ कौन से देश आ सकते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आ सकता है, चाइना भी साथ में खड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि दुनिया में डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए जो चीन की कोशिशें चल रही है, तो क्या ब्रिक्स का जिसकी बात हो रही थी कि अपने एक मुद्रा हो, अपना एक बैंक हो, अपने एक मुद्रा डॉलर के समानांतर खड़ी कर दे, क्या ये संभव है? तीसरी बात यह है कि जो ईरान जैसे जो देश है उन्होंने अप्लाई किया है सदस्य बनने के लिए, सऊदी अरब जैसे देश, अर्जेंटीना जैसे देश या UAE जैसे जो देश है वो इसमें आना चाहते हैं। इवन पाकिस्तान के बहुत सारे प्रतिनिधि औपचारिक तौर पर इसमें शामिल हो रहे हैं। मतलब जो चीन है वो अमेरिका के विरोध में एक मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। क्या ऐसा भारत होने देगा? क्या भारत के साथ एक तरफ तो रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका खड़े हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका उसका मेजबान है, सामने ब्राजील और भारत जैसे जो देश है जिनकी सोच मिलती है। तो दूसरी बात यह भी भारत जैसे देशों की चिंता है, क्या लोकतंत्र पर आधारित संगठन जो है उसमें अधिनायकवादी ताकतों को जगह दे दी जाए, और यदि अधिनायकवादी ताकतें आती है, देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिक्स की स्थापना वास्तव में मूल तौर पर पश्चिम के विरोध के तौर पर ही हुई थी कि अमेरिका बादशाह को कम कैसे किया जाए। लेकिन अब जो बदलाव हुआ सिनेरियो वहां पर यह है कि भारत एक संतुलनकारी व्यवहार रखना चाहता है दुनिया में, लेकिन वही जो चीन और रूस जैसे जो देश है वो प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। तो क्या दुनिया में पश्चिम के खिलाफ ब्रिक्स को प्रतिद्वंदी बनकर सामने खड़ा कर दिया जाए? क्या एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया जाए जो आर्थिक तौर पर स्थापित होता है लेकिन सामरिक तौर पर भी दुनिया का विरोध करे? क्या दुनिया में निरपेक्षता को दरकिनार करके हिंसा को बढ़ावा देने वाले देशों के तौर पर ब्रिक्स को तैयार किया जाए? क्या ईरान, सऊदी अरब जैसे जो अधिनायकवादी ताकतें वो साथ में खड़ी हो जाए? तो इन सारे मसले जिस प्रकार से उभर कर आए हैं, और इन सब के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो चीन और भारत की जिस प्रकार से सीमा पर जो विवाद चल रहा है, जिस प्रकार से जो शी जिनपिंग की जो नीतियां भारत के विरोध में चल रही है, क्या उसके बावजूद मोदी जी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता के कारण हम अपनी आर्थिक प्रतिबद्धताओं के कारण क्या सामने? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने रखी हैं। फ्रीज हो गया है, लगता है ब्रह्मदीप जी हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन बिटवीन जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पश्चिम का विरोध करने के लिए ही ये एक समूह बनाया गया था सोडी सर, और अभी फिलहाल
जब जब ये समिट होता है तब तब यही सवाल खड़े होते हैं। सामरिक तौर पर आगे आए, विरोध भी करें, डिप्लोमेसी भी हो, लेकिन जो जो इस समूह में देश मौजूद हैं उन सब की अपनी अपनी तो एक रणनीति है और वो उसी रणनीति के साथ आज चल रहे हैं। बीट भारत भी अपनी रणनीति के साथ ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि क्या लगता है, ये तो क्लियर है कि भारत जो है वो किन मुद्दों को उठाएगा, लेकिन किन मुद्दों को उठाया जाना भी चाहिए वहां पर, और भारत के लिए ये मंच, भारत के लिहाज से ये जो मंच है ब्रिक्स का, ये क्यों इतना क्रूशियल है? जय हिंद गीत जी, ये मेरा सौभाग्य कि आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसके 5 देश दुनिया के तकरीबन 39.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं और इन 5 देशों में 3.2 बिलियन लोग रहते हैं, यानी कि दुनिया की 42% आबादी इन 5 देशों में रहती है। ये जो ब्रिक्स शब्द था ये पहली बार 2001 में गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने यूज किया था, जब उसने कहा था कि 4 देश, तब 4 ही थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, कि ये 4 देश 2050 तक दुनिया के मुख्य अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे और इनमें जो तरक्की होगी वो बाकी देशों से बहुत ज्यादा होगी। और इसका जो ये फॉर्मली बना था 2006 में और पहला ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ 2009 में जी। अगले साल 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया, तब से इसका नाम पूरा हो गया ब्रिक्स, BRICS, माने साउथ अफ्रीका। अब कई सालों तक तो ये जो ब्रिक्स था ये अच्छा चला और अपने अपने जो इसके उद्देश्य थे आस्था वो कोशिश कर रहा था उसे हल करने की, लेकिन पिछले 3 सालों से इस मंच में काफी खटास आ गई। खटास इसलिए आई है क्योंकि चीन ने ये बात को जान लिया है कि अगर वो SCO और ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पे पूरा कब्जा कर लेता है तो वो दुनिया की महाशक्ति बनने में उसे आसानी होगी। और पिछले 3 सालों से चीन ब्रिक्स को G7 के एक ऑल्टरनेटिव बनाने के पूरे उद्देश्य से चल रहा है। जो भी अब नए मेंबर देश इंडक्ट होना चाहते हैं उन सारों का झुकाव चीन की तरफ है। भारत आस्ता आस्ता SCO में और ब्रिक्स में अपने आप को अनईजी फील करने लगा है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत ब्रिक्स और SCO से खुद एग्जिट कर जाएगा, जब चीन इन दोनों अंतरराष्ट्रीय मंचों पे अपना पूरा कब्जा कर लेगा। अब ब्रिक्स में कई मुद्दे उठेंगे और जो आशा लगाई जा रही है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा शायद जो उठ सकता है वो ये है कि एक ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल करेंसी लाई जाए जो कि डॉलर के को काउंटर कर सकती है। बट मेरी राय में इसे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आज की तारीख में 60% देशों का जो रिजर्व है वो डॉलर्स में है और 88% ग्लोबल ट्रेड डॉलर्स में होता है। तो ये जब तक भारत और चीन अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व नहीं करेंगे ब्रिक्स उतना सफल नहीं होगा जितना इसका विजन बनाया गया था। सोडी सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि ये जो आपने इन बिटवीन बात रखी है कि विस्तार जो है वो चाहते हैं, बहुत से जो देश हैं वो दिलचस्पी रख रहे हैं इस समूह से जुड़ने के लिए। ये दिलचस्पी पहली बात तो उनकी क्यों है इस समूह से जुड़ने की, दूसरी बात है कि भारत क्यों नहीं चाहता है कि दूसरे देश भी इसके साथ जुड़ें? क्या किसी तरीके की कोई हिचकिचाहट है? क्योंकि उसकी बहुत सारी वजहें जो हैं वो बताई जा रही हैं भारत की ओर से। मैं चाहूंगी उससे आप थोड़ा सा पहले इलैबोरेट करें, उसके बाद इस पर यही सवाल ब्रह्मदीप जी मैं आपसे बोलूंगी। जी, जो 20 देशों ने फॉर्मली एप्लीकेशन दी है ब्रिक्स को ज्वाइन करने की, ये सारे 20 देशों का झुकाव सीधे तौर पे चीन की तरफ है। और भारत को ये डर है कि अगर इसमें से कोई भी देश, चाहे 3 चाहे 4, जो भी जब भी ऐड होने लग गए तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मंच होगा इसका पूरा झुकाव चीन की तरफ हो जाएगा। मतलब चीन का प्रभुत्व ज्यादा हो जाएगा समूह पर। बिल्कुल भारत बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा और चीन फिर इस अंतरराष्ट्रीय मंच को इस्तेमाल करेगा अपने निजी फायदे के लिए, जो कि भारत कभी नहीं चाहता है। क्योंकि भारत अपने आप को चीन से इंफीरियर नहीं समझता है, चीन का पार्टनर, इक्वल पार्टनर समझता है हर मुद्दे में, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे सिक्योरिटी हो। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस अंतरराष्ट्रीय मंच पे चीन का पूरा दबदबा हो। भारत के लिए
ब्रिक्स का मंच अहम क्यों है उसकी बात कर रहे थे। ब्रेक में जाने से पहले हम ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात कर रहे थे और जिस तरीके की एक पिक्चर अभी फिलहाल बनी हुई है इतने समय से, उसके बाद जैसा सोडी सर ने बताया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत जो है वो इन समूहों से एग्जिट कर जाए। लेकिन इन बिटवीन क्योंकि एक सदस्य बनने का कोई एक औपचारिक तरीका अभी तक नहीं है और समस्या यहीं पर है। भारत ये चाहता है कि अगर विस्तार करना ही है तो उसके लिए एक कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, उस पर खरा उतरे वो देश और ऐसे में उन मानकों पर खरा उतरते हुए उसका सदस्य जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि कोई औपचारिक तरीका नहीं है इसलिए हिचकिचाहट भारत की एक्सपेंशन को लेकर रहती है। कुल मिलाकर अभी फिलहाल ब्रिक्स के इस कहें समूह पर एक टेंशन, एक विवाद जो है बना हुआ है। दोनों खास मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ब्रह्मदीप जी, ये जो विस्तार की हम बात रख रहे हैं और भारत की हिचकिचाहट की बात रख रहे हैं, इस पर तो सबसे पहले आपकी क्या एक समझ है वो हमें बताएं। लेकिन उसके साथ साथ ही क्योंकि पाकिस्तान भी हर हालत में ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान की घुसपैठ को इस समूह में पाकिस्तान की घुसपैठ को भारत रोक पाएगा, जिस तरीके से भारत लगातार विरोध कर रहा है विस्तार को लेकर? ये देखिए, सबसे पहले तो ब्रिक्स का एक बहुत स्पष्ट नियम है कि सदस्य बनने के लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। मतलब एक भी सदस्य ने वीटो कर दिया तो फिर कोई सदस्य नहीं बन सकता, सबसे बड़ी बात। ओके। लेकिन क्या भारत रोक पाएगा? बहुत दिलचस्प बात है। और भारत क्यों रोके? सबसे पहली बात तो यह है कि ब्रिक्स को लेकर जो दुनिया भर में हवा बना दिया गया है और पश्चिम के समतुल्य, पश्चिम के समानांतर जिस संगठन को खड़ी करने की बात कही जा रही है वो इससे संभव नहीं है कि जो दुनिया की दो बड़ी जनसंख्या वाले जो देश हैं वो आपसी प्रतिद्वंदिता से घिरे हुए हैं। मैं भारत और चीन की बात कर रहा हूँ। और जो भारत और चीन की जो कड़वाहट है उसका असर आप ब्रिक्स पे भी देखते हैं। हालांकि जो डोकलाम जो विवाद था वो इसीलिए समाप्त हुआ था क्योंकि उसके बाद की ब्रिक्स की एक बैठक होने वाली थी, इससे डोकलाम विवाद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भारत का जो पूरी देखिए, चीन की एक नीति को यहाँ पर समझना पड़ेगा। चीन चाहता है कि आप सीमा विवाद को दरकिनार करके या सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में डालकर आप आर्थिक जो संबंध है उसको मजबूत करें। यही चीन की नीति रही है कि आप सीमा विवाद को दीर्घकालीन तरीके समय तक चलते रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर आजकल जो भारत की जो नीति है पिछले कुछ वर्षों से वो ये रही है कि सीमा विवाद को भी हम फ्रंट पर रखना चाहते हैं। ऐसे में यदि भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे तो फिर जो ब्रिक्स है वो मजबूत नहीं हो पाता, पहली बात। दूसरी बात, देखिए चीन का प्रभाव जिस प्रकार से खाड़ी देशों में बन रहा है और सऊदी अरब और जो ईरान है उनके बीच जो संबंध मजबूत करवाने में चीन ने अपनी भूमिका निभाई है, तो क्या जो चीन है वो पूरी तरीके से हावी हो सकता है? और इन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रिक्स की अपनी मुद्रा के बजाय जो चीन का ध्यान है वो ये ध्यान है कि युआन को मजबूत करना चाहता है। मतलब ब्रिक्स को इस मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है कि उसकी जो मुद्रा है उसको स्वीकार कर ही चुका है। सऊदी अरब से भी उसके लेन देन जो युआन में होने लगे हैं। इवन भारत ने भी जो तेल खरीदा है उसमें खबरें यह कह रही है कि उसमें युआन को भारत की कुछ तेल कंपनियों ने स्वीकार किया है। हालांकि यह सऊदी अरब में जाके रुपए में परिवर्तित होगी, जो भी नीति आ रही हो। तो युआन को इस प्रकार से आगे लाकर डॉलर को पीछे रख देना और भारत की जो नीति रही है नियंत्रण और संतुलन की, तो ये जो ब्रिक्स जो है इसको चीन और रूस जैसे जो देश है वो अधिनायकवादी ताकत के तौर पे जो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भारत चाहता है कि इसमें लोकतांत्रिक देशों को मजबूत किया जाए, लोकतांत्रिक देशों को इसमें प्रवेश दिया जाए। लेकिन न तो ईरान लोकतांत्रिक है, न यूएई लोकतांत्रिक है, न सऊदी अरब लोकतांत्रिक है। इवन पाकिस्तान भी कितना लोकतांत्रिक है ये दुनिया जानती है। अर्जेंटीना में जो है वहां पर लोकतंत्र ठीक से वहां का संचालन होता नहीं है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स लोकतांत्रिक देशों का संगठन बने, भारत ये चाहता है। ब्राजील का इसमें साथ मिला हुआ है, लेकिन रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका चाहते हैं कि जो भी आए उनका स्वागत है। कुल मिलाकर ब्रिक्स का दुनिया में जिस प्रकार तो स्थिति क्या है? तो स्थिति क्या है? जो विस्तार की बातें इतने समय से हो भी रही है कि विस्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, किसी का विरोध करना और किसी का समर्थन करना, क्या ये विस्तार होगा फिर?
नहीं, मेरे विचार में जी बिल्कुल इसका विस्तार आने वाले 1-2 सालों में तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस चीज को भारत फ्रंट पे आकर विरोध तो नहीं करेगा, लेकिन नीतियों के नाम पर 1-2 साल इसको टाला जाएगा और फिलहाल किसी देश को ब्रिक्स का विस्तार हो जाए या किसी कोई देश तुरंत आ जाए, मुझे इसकी संभावना कमी लगती है। ठीक, ये तो हो गई विस्तार की बात। अब हम इस बैठक में जो हम देख सकते हैं आने वाले समय में 24 तारीख तक हम उस पर बात करेंगे। सोढी सर, LAC विवाद, क्योंकि अभी 19 कोर कमांडर की बैठक हुई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हर बार ये मुलाकात होती है और हर बार दोनों जॉइंट स्टेटमेंट भी देते हैं कि सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ बातचीत हुई है और जो डिस्प्यूट्स हैं उन पॉइंट्स को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मुद्दा विवाद वो बना ही रहता है। अब यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि आमने सामने होंगे, लेकिन दोनों की मुलाकात कोई बायलैटरल टॉक जैसी सिचुएशन हो सकती है? हालांकि इसकी बात निकलकर सामने आई तो नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत और चाइना, शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हो सकती है और LAC डिस्प्यूट पर भी बात हो सकती है, वो मुद्दा उठ सकता है? आपको क्या लगता है, आपकी समझ क्या कहती है? जी, ये जो 19th कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई थी 18 अगस्त को, ये पूरे 19 टॉक्स में से सबसे छोटी टॉक्स थी, क्योंकि शाम को 5:30 बजे खत्म हो गई थी और जो पहले 18 टॉक्स हुई थी वो रात को 10-11 बजे तक चलती थी। अच्छा। अब पहले की तरह कोई भी कोर कमांडर टॉक्स में से कुछ नहीं निकल के आया, क्योंकि चीन कभी अपनी पोजीशन से अलग होना ही नहीं चाहता है। चीन ने जो पॉइंट्स पे कब्जा किया हुआ है वो से 1 इंच पीछे नहीं जाना चाहता है और भारत चाहता है कि जहां पे उसका कब्जा है वो उन जगहों को खाली कर दे। अब जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग का, मेरे को तो नहीं लगता कि दोनों नेताओं के बीच में कोई बायलैटरल मीटिंग होगी। हालांकि वो सम्मेलन में मिलेंगे, हैंडशेक होगा, फोटो ऑप्स होंगी, लेकिन बायलैटरल मीटिंग मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि ये विवाद तो हल होने से रहा, अगले साल 2024 में भारत में चुनाव हैं, तो उससे पहले भारत कोई ऐसा कदम नहीं लेना चाहेगा जिससे कि लगे कि हम चीन के नजदीक हो रहे हैं या चीन की बातें मान रहे हैं। चीन हालांकि चाहेगा कि वो अपने आप को दिखाए कि हाँ वो सबसे मिलना चाहता है, क्योंकि चीन अपने आप को एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लीडर के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन चीन की एक खासियत है, हालांकि वो हमारा दुश्मन देश है, चीन की एक खासियत है कि वो उस पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब जब भारत ने चीन पे भरोसा किया है, भारत की पीठ पे छुरा ही घोंपा है चीन ने। तो ये बातचीत हो, बायलैटरल मीटिंग हो, इससे निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि चीन के जो लक्ष्य हैं वो क्लियर हैं। बस मैं 1 मिनट और चाहूंगा, और चीन के जो लक्ष्य हैं वो ये हैं कि उसने भारत के ऊपर हमला करना अरुणाचल प्रदेश के लिए। और विन वीपू जो कि चीनी सरकार का अखबार है, उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था 8 जुलाई 2013 को, उसमें साफ लिखा था कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पर अरुणाचल प्रदेश के लिए। और अगर हम सारी टाइमलाइंस देखें, सारी टाइमलाइंस उस तरफ लेके जा रही हैं जहां पे ये दिख रहा है कि इस लेख में बहुत दम है। तो चीन से बातचीत से निकलना कुछ नहीं है, उसने अपने तरीके तय किए हुए हैं, क्या उसने भारत के साथ और बाकी देशों के साथ वक्त आने पे करना है। लेकिन पॉसिबिलिटीज जो हैं वो कम ही हैं, कुछ ऐसी पिक्चर हमें देखने को मिलेगी नहीं। ब्रह्मदीप सर, आपकी सोच क्या कहती है इन प्रोबेबिलिटीज को लेकर, विवाद को लेकर? देखिए जी, जो कर्नल साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वास्तव में देखिए, जो चीन है उसकी नीतियां रही है कि सीमा विवाद को दीर्घकालीन तरीके तक चलने दिया जाए, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में रखा जाए और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जाए। अब जो भारत है, भारत चाहता है कि सीमा विवाद को हल करने पर ध्यान दिया जाए। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो इतना जटिल है, और चीन ने समय के साथ उसको इतना जटिल बना दिया है कि चीन है, जब वो दक्षिण तिब्बत अरुणाचल को मानता है, जब वो अरुणाचल के शहरों के नाम रखता है, जब वो आज भी स्टेपल वीजा दे देता है कभी भी खिलाड़ियों को, अभी पिछले दिनों ही स्टेपल वीजा के नाम पर जो हमारे विश्वविद्यालय की टीम जाने वाली थी वो वहां पर गई थी। तो जो चीन जो है, चीन को से यदि आपको निपटना है या यदि आपको सीमाओं का समस्या का समाधान करना है, तो आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। देखिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो
फिलीपींस के राष्ट्रपति, उन्होंने कुछ समय पहले एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। सिर्फ फिलिस्तीन ने जो एक दक्षिण चीन सागर के पास का एक इलाका है, हिंद महासागर से लगा हुआ भूगे जैसा एक इलाका है, वहां पर जब चीन की सेना ने उसको अधिग्रहण करने की कोशिश की तो फिलीपींस जैसे छोटे से देश ने उसको वहां से भगा दिया था। और फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा था कि यदि चीन आपको दबाने की कोशिश करता है और आप यदि दब गए तो आपको समाप्त कर देगा, आप चीन को उतनी ताकत से पीछे कीजिए। तो आपको चीन को दबाने के लिए बहुपक्षीय संबंधों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में भारत की नीतियों में ये नहीं देखा जा रहा है। आप द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर आप चीन को नहीं दबा सकते। आप चीन को दबाने के लिए आसियान जैसे देश जो है उनके साथ दबाव बनाइए, आप क्वाड जैसे देशों को लेकर चीन के साथ दबाव बनाइए। तो भारत को दबाव की रणनीति पर काम करना पड़ेगा और उसमें अभी 100% ऐसा लगता नहीं कि हम दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा जरूर लगता है कि फिलहाल चीन के तमाम दावों के बावजूद भारत और चीन के राजनीतिक संबंधों की शुरुआत शीर्ष स्तर पर अभी होती हुई दिखती नहीं है। और मुझे लगता है कि दिखना इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि हम जो फिंगर 8 पर कुछ सालों पहले तक जाते थे, अब हम फिंगर 3 और फिंगर 4 तक आ गए हैं। तो हम अपनी जमीन को ऐसे तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारी सामरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरनाक है। सबसे पहले सामरिक मामलों को लेकर अग्रगामी या फ्रंट पर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर फायदे में रहेंगे। और बिल्कुल इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि चीन और भारत की जो मुलाकात है या शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात द्विपक्षीय मुलाकात होगी, इसकी संभावना अभी नजर नहीं आती। ये चीज लेकिन कह सकते हैं कि एक तमाम मुद्दों को सुलझाने की चाहत तो है भारत की, लेकिन एक संयम रहकर थोड़ा शांति में उन मुद्दों को सुलझाया जाए तो वो बेहतर रहेगा। ब्रिक्स का मंच सज चुका है और कई सवाल जो इस वक्त हवाओं में तैर रहे हैं उनमें एक अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की भी बात की जा रही है कि क्या ये समूह अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए आगे आ रहा है। दोनों खास मेहमानों का पहले स्वागत एक बार फिर से करेंगे। सोडी सर, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि ब्रिक्स संगठन के देशों को व्यापार के लिए एक नई करेंसी बना, हालांकि इसका जिक्र हम कर चुके हैं पहले, नई करेंसी बनाने की जरूरत है। हम क्यों डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, ये उनका सवाल था। फिर उन्होंने कहा कि अगर दुनिया की व्यवस्था को हमने बदलना है तो इसमें डॉलर पर निर्भरता को बदलना पड़ेगा। हालांकि हम देखते हैं, दुनिया जानती है कि इस मामले में अभी तक कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ये जो ब्राजील के राष्ट्रपति कह रहे हैं, क्या ब्रिक्स के जो बाकी सदस्य देश हैं, क्या उनका भी ऐसा ही मानना है कि इस निर्भरता को कम करने की जरूरत है? इस निर्भरता को कम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो चैलेंज दिया जा रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या डॉलर को चुनौती दे पाएगा ब्रिक्स का समूह? अभी नहीं तो आने वाले वक्त में? जी, पांचों देशों जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, भारत को मिला के इनकी मंशा तो है भारत को इंक्लूड करके कि डॉलर का एक ऑल्टरनेटिव हो, लेकिन ये चीज को संभव करना बहुत ही मुश्किल है। 2015 में ब्रिक्स के पांचों सदस्यों ने एक बैंक बनाया था, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, और 2015 से लेके अब तक 8 साल में एनडीबी ने सिर्फ 32.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन दिया है सदस्य देशों को, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक एक साल में ये दोनों बैंक 100 बिलियन डॉलर्स के ऊपर का ये कर्ज देते हैं मेंबर्स को। यानी कि कहने का मतलब है इंटेंशंस अच्छे हैं पांचों देश के, उनकी विजन अच्छी है, बट ये प्रैक्टिकली होना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है इस वक्त, क्योंकि जिस विजन के साथ ये काम कर रहे हैं, जैसे एनडीबी का कोई ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 60% देशों की फॉरेन रिजर्व डॉलर्स में है, 88% ग्लोबल ट्रेड डॉलर्स में होता है। तो ये चीज अगर संभव भी होगी तो बहुत दशक लगेंगे और उतना पेशेंस ब्रिक्स के किसी सदस्य के पास नहीं होगा। और क्योंकि अब वो नहीं इतने सफल हुए हैं, तो अब अमेरिका और स्टेप्स लेगा डॉलर को और मजबूत करने के लिए। तो मेरी राय में ये चीज संभव होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस वक्त। ब्रह्मदीप जी, मैं इस पर आपका पर्सपेक्टिव भी लेना चाहूंगी, आपकी समझ क्या है?
देखिए, आप डॉलर का मुकाबला करना चाहते हैं तो डॉलर तो तकरीबन 88 से 90% तक पूरी दुनिया के बाजारों में है, और डॉलर का मुकाबला आप इससे नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका ने तमाम विवादों के बावजूद या तमाम चीजों कार्यों के बावजूद अमेरिका की विश्वसनीयता दुनिया में चीन से तो कहीं ज्यादा है। अब जो चीन है वो वन बेल्ट वन परियोजना के नाम पे वो कई देश, दुनिया के कई देशों को बर्बाद करने पर तुला है। तो आप चीन की बैंकों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं जो उच्च ब्याज दर पर न केवल देशों को लोन देती है, पर यह भी नहीं पता होता है कि उनकी जो शर्तें हैं। आप सोचिए कि वर्ल्ड बैंक कई बार कई देशों, श्रीलंका से कहा है कि भाई चीन की शर्तें क्या है वो सामने रखो, लेकिन चीन की बैंक अपनी शर्तें भी नहीं बताती। तो जो देश है जिसमें चीन जैसा जो देश है जिसकी विश्वसनीयता दुनिया में है ही नहीं, दूसरी तरफ तो रूस है। रूस कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, इस पर कोई क्लियर उसका विजन ही नहीं है। 1991 के पहले तो कहा जाता था कि जो रूस है वो एक साम्यवादी देश है, लेकिन 1991 के बाद तो पूंजीवादी जो तत्व है उनसे मिलकर ही पुतिन जैसे जो लोग हैं वो अपने देश को चला रहे हैं अमीरों के बल पे। तो अब जो साम्यवाद और पूंजीवाद का झगड़ा तो रहा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो आर्थिक तौर पर देखिए, अमेरिका के साथ दो बातें हैं कि वो सामरिक तौर पर भी समृद्ध है और आर्थिक तौर पर भी समृद्ध है। अब ऐसे में आप रूस जो है वो सामरिक तौर पर समृद्ध है और चीन जो है वो आर्थिक तौर पर समृद्ध होना चाहता है। तो डॉलर के मुकाबले यदि आपको कोई मुद्रा खड़ी करना है तो उसके पहले दुनिया के तमाम देशों को, तमाम बैंकों को, तमाम परियोजनाओं को आपको विश्वास में लेना पड़ेगा, और आप इतनी जल्दी तो डॉलर को खारिज किया नहीं जा सकता। इससे मुझे नहीं लगता कि यह मुद्रा वाला जो दांव है चीन का ये ज्यादा दिन तक चल सकता है, और डॉलर लगभग आने वाले 1-1.5 दशक तक डॉलर को बाजार से बाहर करना ये संभव नहीं लगता। और दूसरी बात यह भी है कि जो जिस प्रकार से वन बेल्ट वन परियोजना को लेकर चीन मुंह की खा रहा है, दुनिया के कई देश जो अपने हाथ पीछे खींचना चाहते हैं, और उसके बाद जो चीन की इकोनॉमी है वो भी धाराशायी होने के कगार पर आ रही है क्योंकि वहां पर बेरोजगारों के आंकड़ों को रोक दिया गया है। तो ऐसी अविश्वसनीयता जहां पर मीडिया पर प्रतिबंध है, जहां पर दुनिया को चीन ये बताना ही नहीं चाहता कि चीन के अंदर क्या हो रहा है, तो ऐसे में ये ख्वाब हो सकता है युवान को मजबूत करने का, लेकिन ये डॉलर की बराबरी कर पाएंगे कि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ओके, सॉरी सर, मैं ये सवाल आपसे लेना चाहूंगी रूस यूक्रेन जंग को लेकर। हमने देखा कि अभी तक देखिए ये जंग चल ही रही है, और हमने इन बिटवीन ये भी देखा कि पश्चिमी देशों ने किस तरीके से रूस पर कुछ पाबंदियां भी लगाई, और इस समूह के ग्रुप ने उसका विरोध ही किया। उन्होंने अपनी चिंताएं दी, और देखा जाए तो उस समय एक सुर में सबने जो है वो पश्चिमी देशों को एक पुख्ता संदेश ही दिया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि रूस यूक्रेन जंग का संगठन की अहमियत पर क्या लगता है आपको, कितना असर पड़ा है? जी, ये ब्रिक्स के 5 सदस्यों ने इस जंग में रूस का साथ दिया है। ये 5 देशों ने जो यूनाइटेड नेशन में 2 वोट हुए थे, ये 5 देशों ने या तो एब्सटेन किया या फिर उसके अगेंस्ट वोटिंग की, यानी कि पूरी तरह से उन्होंने रूस का समर्थन किया है। ये 5 देश रूस के साथ पूरा व्यापार कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है रूस यूक्रेन जंग का फर्क ब्रिक्स के सदस्यों पे बिल्कुल नहीं पड़ा है, बल्कि उनकी दोस्ती और गहरी हो गई है। लेकिन सिर्फ यही कुछ मुद्दे हैं जिसपे ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अपने इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से ब्रिक्स उतना सफल नहीं हुआ जितना इसका विजन था। लेकिन हाँ, रूस यूक्रेन जंग में बाकी जो 4 देश हैं वो रूस के साथ एकदम साथ खड़े हुए दिख रहे हैं अब तक। राइट, मैं ये सवाल ब्रह्मदीप जी आपसे करना चाहूंगी। हालांकि सोडी सर ने जैसे बताया कि जिस विजन और जिस मिशन के साथ इस समूह की शुरुआत की गई थी उसमें इतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल हुआ नहीं है। देखिए, ये 15वां शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का। अभी तक हम देखें तो इस समूह को हासिल क्या हुआ है, और क्या अभी इसके सामने फिलहाल चैलेंजेस हैं? ये जब आप बात रखेंगे तो भारत के संदर्भ में भी अपनी बात रखिएगा कि भारत को सबसे पहली बात तो यूरोपियन संघ सफल इसलिए है क्योंकि वहां पर अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें होती, क्योंकि वहां पर समय पर चुनाव होते हैं, क्योंकि वो जो देश है उनके बीच, यूरोपियन संघ के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी संगठन को सफल बनाने के लिए। आसियान जो है वहां पर भी यही मामले है कि एक दूसरे का सहयोग करते, कोई सीमा विवाद आसियान के देशों में नहीं है।
लेकिन दक्षिण में जब आते हैं तो दक्षिण जो है वो 1985 1986 मतलब समझ लीजिए आप 4 दशक हो गए उस संगठन को, लेकिन दक्षिण कभी सफल हो ही नहीं पाया। जबकि दुनिया की एक बड़ी आबादी इस इलाके में रहती, इसका कारण क्या है? आपके बीच सीमा विवाद है, आप गरीबी में उलझे हुए हो, आप पिछड़ापन में उलझे हुए हो, आप एक दूसरे से राजनीतिक संबंध मजबूत नहीं रख सकते, आपके द्विपक्षीय संबंध हो नहीं सकते। तो यह जो बात है यह ब्रिक्स पर भी लागू होती है, क्योंकि ब्रिक्स में मैं कहूंगा कि दुनिया की एक बड़ी आबादी जो चीन और भारत में रहती है, जो सबसे बड़ा मार्केट तो कौन सा दुनिया का चीन और भारत है। अब जब ये दोनों देश जो है ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत नहीं कर सकते, तो फिर इसका असर तो ब्रिक्स क्या पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी जो कोई भी घटनाक्रम आप सोच लीजिए कि भी चीन और भारत का व्यापार पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए तो इसका वैश्विक असर पड़ेगा। दूसरी बात है कि भारत की अपनी मजबूरियां भी है। भारत आत्मनिर्भरता के दावे चाहे जितना करे, लेकिन चीन पर व्यापार को लेकर हमारी निर्भरता बनी हुई है। लेकिन वहीं पर फ्रांस जैसे जो देश है, ब्रिटेन जो है, अमेरिका है, उन पर भी हमारी निर्भरता तो है। तो भारत जो है वो नियंत्रण और संतुलन की नीति पर चलना चाहता है, जबकि आपको यदि किसी मजबूत संगठन को तैयार करना है तो आपको मुक्त व्यापार या खुलेपन का व्यवहार का आचरण करना पड़ेगा, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। आप प्रतिबंधों के साथ वैश्वीकरण, निजीकरण या उदारीकरण के दावों को पूरे नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर चाहे जितने दावे किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद जो ब्रिक्स है, यदि सीमाई समाधान नहीं हुए, यदि भारत और चीन जो है वो एक दूसरे के विवादों में उलझे रहे, तो फिर जो ब्रिक्स है सफल नहीं हो सकता। और सफल होगा किस तरीके से? सोडी सर, इस पर आप अपना टेक दीजिएगा और अपने जो वर्ड्स हैं वो थोड़े कम शब्दों में रखिएगा, क्योंकि प्रोग्राम ऑलमोस्ट समाप्ति पर है। जी, ब्रिक्स तभी सफल हो सकता है जब खास करके भारत और चीन के डिफरेंसेस बिल्कुल खत्म हो जाएं। और दूसरा, चीन पूरे सदस्यों को एक आश्वासन दिलाए कि वो अपनी विस्तारवादी नीतियां नहीं अपनाएगा, वो जो लोन देगा बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रिंसिपल्स पे देगा। जब तक चीन पहल नहीं लेगा, ब्रिक्स सफल नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी, प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए। तमाम सवालों को आपने बड़ी ही अच्छी तरीके से जो है बात रखी है अपनी, क्लियरली तमाम सवालों को जो है वो एनलाइटन किया है, उसका जवाब दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत के लिए अहम क्यों है ब्रिक्स का मंच, आज इस पर हमने बात रखी है। लेकिन उसके साथ साथ इस शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले जो तमाम बड़े सवाल ग्लोबली उठ रहे थे कि ये क्यों जरूरी है, ये सफल किस तरीके से होगा, और खासकर जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उस लिहाज से भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। सवाल अमेरिकी पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को लेकर भी उठाए जा रहे थे, क्योंकि तमाम चुनौतियां जब मिलती हैं तो ऐसे में ये समूह अब तक जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या वो उसमें सफल हुआ है? लेकिन शायद अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। सफल होने के लिए अभी ब्रिक्स समूह को और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले तमाम देशों के आपसी संबंधों को ही एक सफल अंजाम तक पहुंचाना, यह भी इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसी के साथ फिलहाल इजाजत लेंगे। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। लेकिन यदि आप इस विषय को लेकर, आज के सब्जेक्ट को लेकर किसी तरीके का कोई फीडबैक देना चाहें तो हमें बेझिझक होकर लिखिएगा जरूर। और लिखने के लिए आप दी गई ईमेल आईडीज का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हैं info@justbroadcasting.com और geet@justbroadcasting.com। इसी पर अब फिलहाल इजाजत भी दीजिएगा। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।